नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात संसद में सदन की कार्रवाई की, महाकुंभ भगदड़ को लेकर विपक्ष के हंगामे की, राहुल गांधी के सरकार पर वार की और सत्ता पक्ष के पलटवार की। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। मुद्दा था महाकुंभ हादसे को लेकर सरकार से सवाल का, जिसे लेकर विपक्ष दोनों सदनों से वॉकआउट भी कर गया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी करने वाले विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा कि यदि जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए भेजा है तो यही काम करें या फिर कार्रवाई चलने दें। उन्हें विपक्षी सांसदों से कहा कि आपकी भी जिम्मेदारी की प्रश्नकाल चले। उधर जब राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल रहे थे तो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरियत भरा बता डाला। साथ ही चीन सीमा और विदेश मंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से भी राहुल गांधी के सभी सवालों का करारा जवाब देखने को मिला। अब बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में तकरार रही। सरकार और विपक्ष में तमाम मुद्दों पर आर पार रही। स्वदेश एजेंडा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मरने वालों की मरने वालों की में मरने वालों की सप्लीमेंट्री में मरने वालों की सूची दो में मरने वालों की सप्लीमेंट्री में मरने वालों माननीय सदस्यगणों, लोकसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के तीसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होते ही विपक्षी दलों ने महाकुंभ में हुए हादसे का मुद्दा उठाया। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने महाकुंभ हादसे पर जमकर नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर गए, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को प्रश्नकाल चलने देने की बात की। लेकिन कांग्रेस, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि, जिस पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें बयान वापस लेने को कहा। लेकिन खड़गे ने कहा कि अगर आंकड़े सही नहीं हैं, तो सरकार को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। तो वहीं विपक्ष के हंगामे पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हादसे की जांच चल रही है और साजिश की बू आ रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी महाकुंभ हादसे पर सरकार को घेरा। तो अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. सर No, it's a very sad moment. जिन लोगों की जान गई और अभी भी गिनती छिपा रही सरकार, जिस सरकार के पास समय है कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने का, शासन प्रशासन के लोग जो इसी में लगे हैं कि गिनती कितनी है, जो करोड़ों की गिनती कर सकते हैं, जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया, जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने और जिन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा, डालते हैं उन पर एक नजर। बेरोजगारी पर मोदी सरकार के साथ ही यूपीए सरकार को भी घेरा। 10 साल के शासनकाल में कुछ नहीं किया। हमारे देश के पास अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता तो विदेश मंत्री को इतनी बार जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ताजपोशी में पीएम को शामिल कराने के लिए अनुरोध नहीं करना पड़ता।
चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, कहा आज हमारे सामने चीन है। प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया कि उनकी सेना ने हमारी सीमा में घुसपैठ की, आर्मी उनसे सहमत नहीं थी। मोदी के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तारीफ की, कहा एक अच्छे मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर आए लेकिन सफल नहीं हुए। वोटर्स डेटा में गड़बड़ी का आरोप लगाया, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और हिमाचल विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, कहा नए वोटर्स उन्हीं विधानसभाओं में ज्यादा हैं जहां भाजपा जीती है। भाजपा ने पटेल अंबेडकर के मूल्य नष्ट किए, हिंसा घृणा की जगह नहीं होनी चाहिए, इससे देश नष्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के भाषण को दोबारा बोरिंग बताया, राहुल गांधी ने कहा कि बजट भाषण घर की पुरानी लिस्ट की तरह था। I'll give a little statistic for the Prime Minister. The Prime Minister, something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. हालांकि राहुल के इस बयान पर विदेश मंत्री जयशंकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जयशंकर ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिकी यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के झूठ का उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है, लेकिन ये विदेश में देश को नुकसान पहुंचाता है। उधर राहुल गांधी के बयान पर किरण रिजिजू ने भी आपत्ति जताई, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को जिम्मेदारी से अपनी बात कहनी चाहिए। बहरहाल अब महाकुंभ हादसे सहित तमाम मुद्दों पर बजट सेशन में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में देखना होगा कि सदन की सियासत आगे और क्या रंग लाती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। दूसरे मरने वालों की चले तो सदन में काफी हंगामा हुआ है। जाहिर तौर पर विपक्ष हमलावर है, कई सारे सवाल हैं उनके पास, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। सबसे ज्यादा जिन मुद्दों को लाया गया उनमें से देखिए बहुत सारी बातें हैं, चाहे मेक इन इंडिया की बात कर ली जाए, चाहे रोजगार की बात कर ली जाए, महाकुंभ में जिस तरह से हादसा हुआ उसकी बात कर ली जाए। तो ये जो सत्र था उसमें विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे थे सरकार को घेरने के लिए, और उन्होंने बड़े जोर शोर से इन तमाम मुद्दों को रखा, जिसका पलटवार भी सरकार की तरफ से किया गया है। अब जाहिर तौर पर सियासत है, ये सियासत क्या रंग लाती है और सदन की ये सियासत और कितने दिन तक आगे इस तरह से जारी रहेगी और क्या कुछ यहां से और निकलेगा, सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में रमाकांत मिश्रा, उनका स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक हैं मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। AIMIM के पक्ष रखने के लिए जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद वसीम जी आपसे करूंगी, क्योंकि रमाकांत जी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आज बहुत सारी बातें हुई हैं सदन में, विपक्ष के पास सवाल थे, जायज सवाल हैं, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, विपक्ष को अधिकार भी होता है। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर राहुल गांधी ने भी बात करी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात करी है, उन सबको देखा जाए और सत्ता पक्ष को लगता है कि सिर्फ आप लोग एक इश्यूज बनाने की कोशिश करते हैं ना किसी भी चीज पर जाकर, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है हम आंकड़े दे रहे हैं, हम तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसा कौन सा आंकड़ा छिपा ऐसा आपको लगता है जो सरकार नहीं उजागर कर रही है, वो मुझे आप ही बताइए। नमस्कार आपको, सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी व्यूअर्स को। मैंने आपका सवाल बहुत अच्छे से सुना और मैं उस पर कुछ डिटेल्स में कुछ बातें रखना चाहूंगा। जैसे कि आज हमारे नेता हमारे राहुल गांधी जी ने सदन में जिस तरह की बातें रखी हैं, अगर आप उस बातों को सिलसिलेवार तरीके से देखें
तो उन्होंने देश की सभी जरूरी मुद्दे इस समय, क्योंकि बजट अभी अभी आया है और पिछली डिबेट में भी मैंने बताया था कि बजट का जो हलवा है वो हमेशा की तरह कड़वा ही रहने वाला है, और वही हुआ भी, जिसका सीधा सीधा असर आपने स्टॉक मार्केट पर भी देखा, लोगों से भी सुना। खैर मैं भी उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जैसा राहुल जी ने जरूरी मुद्दे उठाए, जिस तरह के डेटा आंकड़ों की बात करते हैं, तो आप एक बयान मोदी जी का आपको याद होगा 2013 में वो कहते थे कि जब जब रुपया गिरता है, जब जब रुपया गिरता है देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज रुपया आईसीयू में, वो बताते थे आज रुपया आईसीयू से भी नीचे चला गया है, 87 रुपए $1 का भाव हो चुका है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की साख का क्या हुआ, क्या हुआ मोदी जी की उस बात का? तो आंकड़ों पर जब बात होती है, आंकड़ों की बात से महाकुंभ, इतना बड़ा आयोजन, हिंदुओं का पवित्र आयोजन जिसे कहते हैं, जहां पर एक एक चीज इतने सिस्टम से होनी चाहिए, लेकिन वहां पे जो हालात हैं, जो तस्वीरें, जो पत्रकार, जो भी स्वतंत्र पत्रकार हैं या यूट्यूबर से दिखा रहे हैं, वो बहुत भयानक हैं। जिस तरह से वहां के आंकड़ों को इस समय छुपाया जा रहा है या उसकी वास्तविकता नहीं पहुंचाई जा रही है, वो बहुत खतरनाक है। हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने भी यही बात रखी कि जो भी सच्चाई है वो आप सामने लेकर आइए। लोग कंफ्यूज हैं, गुमराह मत करें। एक तस्वीर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आम जनता के लिए एक अलग पूरा बैरिकेडिंग है और वीवीआईपी अलग। आपने एक महाकुंभ के आयोजन को भी वीवीआईपी आयोजन बना दिया, तो ये सरासर गलत है। आपको समझना चाहिए कि देश की जनता जिन्होंने आपको सत्ता पे काबिज किया है, वो सब आपके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, चूंकि ये सरकार हमेशा से डबल ए के लिए काम करती आती है और सुबह शाम बात तो बड़ी बड़ी करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सुबह शाम केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करती आ रही है। और इस वजह से ही देश की जनता आज जिस तरह की परेशानियों से जूझ रही है, चाहे वो महंगाई पर हो, युवा बेरोजगारी की वजह से परेशान है, वो इस सरकार की ही देन है। ऐसी कई सारी नाकामियां हैं जो मैं गिना सकता हूं, चाहे वो गलत तरीके से जीएसटी को लागू करना हो, चाहे वो नोटबंदी करना हो, चाहे वो कोरोना काल में मिसमैनेजमेंट हो, ये सब इस सरकार की विफलता को दर्शाता है। और यही सब चीजों की वजह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर वो बातें रखी हैं जिसका सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार अपनी विफलता से भाग नहीं सकती। ठीक है, कई सारे सवाल आपके हैं, उसका जवाब भी लूंगी। फिलहाल तो हमारे साथ रमाकांत जी जुड़े नहीं हैं। डीपी यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। डीपी यादव जी, समाजवादी पार्टी, मैं शुरू से देख रही हूँ, जब बजट आया, एक तो बजट पर बहुत ज्यादा नहीं बोली, लेकिन उन्होंने बजट पे भी एक लाइन बोली थी कि वो संतुष्ट नहीं थे और उस बजट से सीधे महाकुंभ पे चले गए थे। तो मुझे लगता है ठीक है, बजट से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन महाकुंभ को लेकर जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश प्रयागराज का पूरा घटनाक्रम है, तो सवाल उठाना आपका लाजमी है, क्योंकि नजदीक से आप वहां की चीजों को देख रहे होंगे। ऐसे कौन से आंकड़े जो सामने नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। और ये सवाल मैं इसलिए सबसे पूछ रही हूँ क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ है जब से यह हादसा हुआ। अब सदन में भी इन्हीं सारी चीजों को रखा जा रहा है। ये बात हो सकती है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, पर क्या आंकड़ा इतना ज्यादा है जिसे छुपाने की कोशिश करनी पड़ रही है सरकार को? मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज बोल गए, 1000 लोग मर गए, उनको इंटरप्ट किया वहां पे, उनसे कहा गया आप इस तरह की बातें मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा क्लियरिटी के साथ ये चीजें आए, क्योंकि लोग सुनते हैं चर्चा को, तो जानना चाहते हैं एक्चुअल में क्या तस्वीर है। जी निश्चित रूप से देखिए, जो प्रयागराज में आयोजन होता है कुंभ का, वो बहुत ही पवित्र आयोजन होता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर, संगम पर सभी श्रद्धालु स्नान करना चाहते हैं और सरकार वहां पर किस प्रकार से व्यवस्था करती है ये लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और हम तो शुरू से ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू से ही इस बात को कहा कि वहां पे व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं है, सरकार वहां पे कहीं ना कहीं नाकाम हो रही है, सड़कों की व्यवस्था ठीक ठाक से नहीं है, घाटों पर जो नहाने के लिए जगह बनी होती है वहां पर व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। सरकार के लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए थे, किस प्रकार से इसको सरकार के पक्ष में दिखाने की कोशिश की जाए, लगातार यही कोशिश होती रही, लेकिन हम लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। और देखिए जिस प्रकार से वहां पर जो है मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई, उसके बाद भी सरकार तमाम तरह के हथकंडे अपनाने पर उतारू हो गई थी सरकार की तरफ से। अभी मैं रविशंकर प्रसाद को सुन रहा था, जैसा कि आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा था, वो कितनी ढिठाई से कह रहे हैं
कि इसमें जो आप जांच होने जाने दीजिए, जिनके नाम आएंगे वो लोग शर्म से झुक जाएंगे। अरे शर्म से तो आपको झुक जाना चाहिए था रविशंकर प्रसाद, आपको बयान ही नहीं देना चाहिए था। आप किस मुंह से बयान दे रहे थे ये बताइए? आप जानकारी है आपको कि उसमें उन लोगों के नाम आएंगे जिनके जो शर्म से झुक जाएंगे। तो आखिर जब आप सारी जानकारी रखते हैं, सब कुछ आपके नॉलेज में है, सब कुछ आपको ज्ञान है, सब कुछ आपको ज्ञात है, तो क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर? सरकार को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अब तमाम तरह की वहां पर घोषणाएं हुई हैं कि नो व्हीकल जोन कर दिया जाएगा, वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। क्या ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी? क्राउड मैनेजमेंट के लिए सरकार के पास क्या कोई पॉलिसी नहीं थी? सरकार ने इसको बहुत हल्के में लिया। तमाम तरह की वहां बातें होती रही। एक सिर्फ और सिर्फ देखिए, मैं बता रहा हूँ, बड़े आपके टीवी चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से करूं, अगर इसकी जांच हो जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, कुंभ घोटाला। डीपी यादव जी, अभी मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी को बजट क्यों नहीं पसंद आया? सब लोग तो कह रहे हैं कि बजट आम जनता से कनेक्ट करने वाला था, पहली बार चर्चा करने को मिली, टैक्स स्लैब में काफी ज्यादा अच्छा एक रिलैक्सेशन भी मिला। देखिए ये केवल सरकार झुंझुना पकड़ाने के लिए टैक्स स्लैब में छूट दे दिया। जब कमाई ही नहीं है तो टैक्स स्लैब में छूट दे करके आप क्या करेंगे? आज लोगों के हाथ से कमाई छिटक गई है, लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है। स्वास्थ्य के लिए इस बजट में क्या है बताइए? जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। आप बताइए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए आप 2022 में कहे थे, इस बजट में ऐसा क्या प्रावधान है कि किसानों की आय आगे दुगनी हो जाएगी? तो तमाम विसंगतियां हैं इस बजट में, ऐसे नहीं हम लोग कह रहे हैं। इस बजट से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये पुराने बजटों की तरह ही है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जावेद जी, सदन में जब हंगामा होता है, पक्ष विपक्ष में तकरार होती है, सबका अधिकार होता है, कई सांसद होते हैं, एआईएमएम भी अपना एक बड़ा हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है जितने मुद्दों को रखा गया, चाहे आज बजट पर बात हो गई हो, चाहे महाकुंभ पर बात हो गई हो, चाहे विदेश मंत्री के अमेरिकी दौरे को बीच में ला दिया गया हो, या फिर ऐसे करके चीनी घुसपैठ की बात हो गई हो, मेक इन इंडिया की बात हो गई हो, बहुत सारी चीजों पर सिर्फ सरकार को घेरा गया है। राहुल गांधी कह रहे थे मेक इन इंडिया बहुत अच्छा था, लेकिन सरकार जो है वो सफल नहीं हो पाई। तो क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट या विषय आपको लगता है कि सरकार सफल हुई है, या सब जगह सिर्फ कमियां ही निकालनी है? मेरा ओवरऑल इस चर्चा से मकसद है कि आज सदन में जितने मुद्दों को लेकर बात हुई है, उन सब पर क्लियरिटी से जवाब आए। तो जिस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समझ पाया हूँ, इतने टाइम 2019 से आज तक सिर्फ पीछे ही लेके इन्होंने काम किया। सबसे अफसोस की बात है कि कुंभ के अंदर जो भीड़ के अंदर जो भेंट चढ़ी है, उससे हमें बहुत अफसोस है और बहुत आहत है कि इन्होंने कोई मैनेज नहीं करा। दूसरा, रही बात इन्होंने जो बजट लेके आए हैं, उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। 140 करोड़ की आबादी के अंदर ये सिर्फ 7 करोड़ को ही प्रॉफिट पहुंचाना चाहते हैं, और जो आम जनता है वो कहाँ जाएंगे? और उसमें से उन्हें 15 लाख, अगर वो 12 लाख होती है तो उसपे 80,000 रुपए का इन्हें प्रॉफिट होता है। तो ये कोई बड़ा फायदा नहीं है। हमें आम जनता के लिए काम करना है, घर घर में उनकी मदद पहुंचानी है। जो यात्री कुंभ के अंदर पहुंचे हुए हैं, वो इस श्रेणी के अंदर ज्यादातर नहीं आते, जिनके 10,000 5,000 ज्यादातर कमाने वाले लोग हैं जो कुंभ के अंदर जा रहे हैं, वो एक बड़ी तादाद है। वीआईपी लोग भी पहुंचे वो अलग बात है, जो ज्यादातर लोअर क्लास पहुंचे तो उनकी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता? और इसके अलावा इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स लगाया था जुलाई 2024 के अंदर, जो 40% था उससे घटा के इन्होंने 35% करा, ताकि विदेशी जो निवेश है वो यहाँ पे बढ़े, जॉब बढ़े, और क्या कहते हैं, यहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी कंपनियां, जो कि वो भी नहीं हो पाया, ना नौकरी मिलती। इसके अलावा इसी महीने के अंदर, जनवरी के अंदर, इन्होंने 60,000 करोड़ का इनका लॉस हुआ है, जो बाहर की कंपनी को लगातार इंडिया के अंदर जो विदेशी कंपनी है वो अपना पैसा निकाल रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़ा नाम है, उन्हें 3.86% उनका क्या कहते हैं मुनाफा कम हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी देश को कहाँ ले जाना चाहती है? इतना टाइम हो गया, जो लोगों की वो वही है और उनके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो लोगों को क्या टैक्स के तले वो दबाना चाहते हैं। यही मेरा भारतीय जनता पार्टी से और मोदी सरकार से सवाल है कि इस महंगाई निकालने की कोशिश करते। सिर्फ 7 करोड़ ही लोग हैं, हमें 140 करोड़ लोगों के लिए काम क्यों नहीं करते? ठीक है,
वापस आऊंगी। रमाकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है राखी जी। रमाकांत जी, सदन में जो कुछ भी हुआ, बहुत सारे, मुझे लगता है दोनों ही सदनों में बहुत हंगामा हुआ, बहुत सारे पॉइंट्स पर सवाल उठाए गए हैं। उसमें बजट भी था, उसमें महाकुंभ में जो लोग मारे गए उनके आंकड़े पर भी बात थी, विदेश मंत्री के अमेरिका का दौरा भी आ गया, मेक इन इंडिया भी आ गया। बड़े परेशान है इन तमाम चीजों से विपक्ष जो है, और बहुत हो हल्ला हुआ है आज। जी मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा सत्र है जिसमें विपक्ष ने हंगामा नहीं किया? कभी सार्थक मुद्दों को लेकर के आए क्या सदन में? मुझे नहीं लगता किसी भी सार्थक मुद्दे के लिए सदन में उन्होंने जोर से हल्ला किया हो या हंगामा किया हो। आज भी वही स्थिति है। आज बजट सत्र को लेकर के ले लें, या कुंभ में जैसे इनको परेशानी हुई है उनको लेकर के ले लें, या आप देखेंगे जो कि जिस तरह से रोजगार या बजट के ऊपर में जिस तरह से बातें कर रहे हैं। अरे आप सार्थक मुद्दों को लेकर के सदन में जाइए, हंगामा करिए, सरकार से सवाल पूछिए। यही तो हम लोगों का, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सार्थक कम से कम बहस तो चाहेंगे। लेकिन सार्थक बहस किसी भी सत्र में नहीं हुआ। आपने देखा शीतकालीन सत्र ऐसे ही चला गया, मानसून सत्र ऐसे ही चला गया, आज बजट सत्र है उसमें भी यही हाल है। मेरा एक ही चीज कहना है, 2-3 मुद्दे मैं समझ सका हूं क्योंकि मैं लेट जुड़ा हुआ हूं इससे, तो मैं 2-3 चीजें, जैसे इन्होंने कुंभ मेला का, अभी डीपी यादव जी अभी कह रहे थे, हमारे मित्र कह रहे थे ये कुंभ मेला का इवेंट मैनेजमेंट। भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से कुंभ के अंदर में जो व्यवस्थाएं लगाई गई थी, निश्चित तौर पर जो घटनाएं घटी है उसके ऊपर में बहुत ही दुख है, इसमें कहीं कोई मत नहीं है। लेकिन सरकार भी उसको लेकर के उतनी ही चिंतित है जितना कि श्रद्धालु, और निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां पर कैजुअलिटी हुई, उस कैजुअलिटी को देखते हुए और उसके ऊपर में जो रिकवरी हुई, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोगों के समय में जिस तरह से हमने देखा था, जो भगदड़ मची हुई थी, चाहे वो स्टेशन पर ले लें या कल्पवास के अंदर में ले लें, समय प्रशासन बिल्कुल नदारद था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। कुंभ के अंदर में निश्चित तौर पर जो घटना घटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर में कितना जल्दी काबू पाया गया, ये भी एक व्यवस्था का ही रूप है। तो मुझे लगता है जो कि कुंभ के अंदर में जल्दी से जल्दी उनको चारू रूप से फिर से व्यवस्थित किया गया। तो कुंभ के अंदर में की जो बात रह गई इस बजट की, बजट में हमने पूरा ही प्रावधान इस बार योजना, आप केंद्रीय योजनाओं को लेकर के ले लें या कम से कम टैक्स के ऊपर में ले लें, मध्यम वर्गीय जितने भी 140 करोड़ जनता में जितने भी मध्यम वर्गीय हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बजट को लाया गया है। पता नहीं जी, डीपी यादव जी कह रहे हैं कौन सा ऐसा चीज है जो कि इनको पसंद नहीं आया? क्या किसानों के लिए काम नहीं हुआ? क्या मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, जैसे हम लोग टैक्स की बात कर रहे थे, तो क्या टैक्स के अंदर में राहत नहीं दी गई है? क्या कौन से टैक्स स्लैब आप ऐसा है जो कि जहां तक मुझे लगता है, जो कि अगर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक पैनलिस्ट ऐसा होना चाहिए राखी जी, जो सीए कोई हो या ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर होते जो यहाँ पर उनको समझाया जाता। मुझे लगता है कि यहाँ पर चाहे वो बजट हो, चाहे आप कुंभ मेले की बात कर लें, मुझे लगता है जो कि बहुत ही अच्छा और सुव्यवस्थित तरीके से सरकार ने ये तीसरे टर्म को लेकर के आगे बढ़ रही है। जहां तक बात है रोजगार की, इन्होंने कहा जो कि रोजगार है ही नहीं तो 12 लाख तक टैक्स में फ्री देकर के क्या होगा? यादव साहब मैं आपको इतना कहना चाहता हूं आपको, जब भी आप आए तो कम से कम जरूर होमवर्क करके आए। आप देखेंगे जो किस तरह से एनसीएस के पोर्टल पर, नेशनल कैरियर सर्विस के पोर्टल पर 1.89 करोड़ ऐसे जॉब अवेलेबल थे। ये मैं बता रहा हूं 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर 15 2024 तक का, उसको भी देखिए। 2023-24 के अंदर में 1.39 करोड़ ऐसे न्यू सब्सक्राइबर ईपीएफओ में जुड़े। आप 2024-25 की बात कर लें 1.009 करोड़ ऐसे अनेक। मुझे लगता है जो कि इस तरह का जब होमवर्क करेंगे तो जनता है उसको निश्चित बात है जो समझ में आएगी। केवल आप आएंगे तो मुझे नहीं लगता है जो कि जनता आपको समझ पाएगी या हमें समझ पाएगी। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए जनता को समझाने के लिए। हाँ सचमुच में सरकार अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन केवल नकारात्मकता फैलाएंगे तो इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को फायदा होगा। ठीक है रमाकांत जी, वापस आऊंगी। अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, आपकी आवाज आ रही है? अरविंद जी, जब जब सदन का सत्र होता है, हंगामा होता है, ये बात हम सबको पता है। हंगामा क्यों होता है? कभी पक्ष की बात क्लियर नहीं होती, कभी विपक्ष की बात क्लियर नहीं होती, और इन लोगों का अधिकार है एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको उस सत्र के दौरान सुनना पसंद करते हैं लोग, समझना पसंद करते हैं, उस पर सार्थक चर्चा होके एक रिजल्ट निकले, उसको जानना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी बातों पे आज चर्चा तो हुई है, हंगामा भी हुआ, नोकझोंक भी हुई, लेकिन ओवरऑल जो विपक्ष की तरफ से कुछ 3-4 मुद्दे ऐसे थे जिस पर सवाल उठाए गए हैं। क्या आपको लगता है वाकई सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी कोई कमी है, या फिर ये एक शोर शराबा ही था? बजट का जहां तक जितना मैंने डिस्कशन किया, जिस दिन बजट आया, तमाम विश्लेषकों से भी बात की, इस बार ऐसा बजट था जो आम जनता से कनेक्ट करके डिस्कशन में कुछ था। वरना ये बात सच है, पिछले कुछ साल के बजट में आम पब्लिक तो समझ में ही नहीं आती थी कि वो क्या समझेगी। तो इस बार उससे तो मैं मान सकती हूँ कि चीजें हैं, बट फिर भी शायद विपक्ष को लगता है कि नहीं, अच्छा नहीं था। ओवरऑल आप क्या समझेंगे आज जो कुछ भी हुआ और जिन मुद्दों को लाया? क्या धन्यवाद राखी जी। मैं स्टार्ट करूंगा बजट से, और मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूं, तो फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ा होने के कारण सबसे पहले मैं कहूंगा बहुत सालों के बाद एक उत्तम, सर्वोत्तम भी कहें, जो जैसे बजट्स भारत में आते रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया बजट था। इसमें काफी पक्षों के लिए कुछ ना कुछ हुआ था। टैक्स की छूट बहुत अच्छी है, बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी है। अब रही बात मुद्दों की, जब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं होते, जिसे कहें कि मुद्दा विहीन होती है, तब इस तरह के शोर शराबे मचते थे। एक टाइम ये भी था कि बीजेपी ने भी इस तरह के शोर मचाए थे, लेकिन बाद में मुद्दे भी ऐड करे उन्होंने। तो ये दुखद है कि दोनों मिलके नहीं चलते, दोनों पैरेलल पटरी की तरह चलते हैं, लेकिन एक जगह पहुंचने के लिए पटरियों को जुड़ना भी पड़ता है। इसके अंदर ना पक्ष झुकने वाली बात है, ना विपक्ष झुकने वाली बात है। इसे कहते हैं कोहेशन में काम करना, और देश के लिए मिलके काम करना, भले वो पक्ष हो विपक्ष हो। विचारधारा आपकी अलग हो सकती है, लेकिन देश एक है, उसके लिए काम करना सच है। और जो मैं बात सुन रहा था, आप अभी थोड़ी देर पहले सुना रहे थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो ये बात बोली कि हर चीज में फेल फेल फेल, ऐसा नहीं है। बहुत प्रगति हुई है, देश की साख भी बढ़ी है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी हुई है। और मैं 40 साल बैंक की नौकरी करने के बाद कह सकता हूं कि अब एक टाइम आ रहा है कि ग्रोथ इंजन काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ पहली बार आ रहा है, बीच बीच में आता रहा है, लेकिन अब बहुत तेज दिख रहा है। पिछले 10 सालों में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। ये बजट और ज्यादा बेनिफिट देगा जो दिख रहा है। अब मैं आना चाहूंगा कुंभ पे। बहुत दुखद है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन पे इस तरह की घटिया राजनीति करी जा रही है। यदि सरकार पक्ष से भी जवाब सही नहीं आएगा तो वो भी घटिया माना जाएगा। रविशंकर प्रसाद जी ने अभी एक बात बोली कि जांच चल रही है, जांच तक आपको किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन जांच का इंतजार करिए। और जो मेरे पास न्यूज है 2 पक्षों से, एक जो लोग कुंभ कर आ रहे हैं, मैं हजारों लोगों से मिला और बात भी हो रही है, उनके तारीफों के पुल नहीं बंध रहे हैं। अब पता नहीं कितना सच बोल रहे हैं वो। और दूसरा, जब तक जांच, ऐसा कुछ पता चल रहा है, सुनने में आ रहा है, कितना सच है मुझे नहीं पता, कि यस कुछ ना कुछ सैबोटेज हुआ है वहां पर। तो उसके लिए जांच का इंतजार करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा सच्चाई क्या है। मैं अभी भी रविशंकर प्रसाद जी की बात को वन साइडेड नहीं कह रहा हूं, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। और रही बात इसकी कि पक्ष विपक्ष मिलके चलेंगे तो देश का भला होगा, नहीं तो जो हो रहा है वही होता दिखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मोहम्मद वसीम जी, रमाकांत जी कुछ आंसर कर रहे थे। अभी मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि सारी बातें तो ठीक है, चलिए कुंभ पे सवाल उठाया और बहुत सारे मुद्दे थे, बजट पर बात उठा ली, बेरोजगारी का मुद्दा भी आ गया, अभी डीपी यादव जी शिक्षा और एजुकेशन और किसानों की बात उठा रहे थे, सब कुछ ठीक है। अच्छा, विदेश मंत्री का अमेरिका दौरा को लेकर कहाँ बीच में, उस पर क्यों आपत्ति ऐसी जायज? मतलब मुझे थोड़ा सा पूछना है कि क्यों उस पर इस तरह के कटाक्ष किए गए? देखिए, मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं। हमारे जो मित्र हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं रमाकांत जी, इन्होंने एक बात कही थी, विपक्ष के पास सार्थक मुद्दे नहीं है। आप मुझे ये बताइए, गरीबों के लिए बात करना, देश की जीडीपी के लिए बात करना, SC ST कम्युनिटी के लिए बात करना,
देश के मुसलमानों के लिए बात करना। बजट जो आया है वो आम आदमी के लिए आप बता रहे हैं कि आम आदमी को कनेक्ट करता हुआ रहा है। अगर उनके लिए बात करना मुद्दे नहीं है क्या ये सार्थक मुद्दा नहीं है? क्या ये मुद्दे देश के लिए जरूरी नहीं है? आप ये बताइए, अगर इतना ही आपकी सारी चीजें अच्छी हैं और आपका बजट इतना अच्छा था तो आपको शेयर बाजार ने रिएक्शन क्यों नेगेटिव दिया? छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइए 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, ये कौन सा अमृतकाल है? इसको आप अमृतकाल कहेंगे? ये मुद्दे नहीं है, ये अमृतकाल नहीं, इसे विषकाल बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कितने देश के नागरिक देश की नागरिकता छोड़ चुके हैं, देश से बाहर जाके बस रहे हैं। राशि जी में जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं। आप लोग इधर उधर की बात घुमाते हैं, आप बिल्कुल एक ही बस के सार्थक मुद्दे नहीं। क्या ये मुद्दा देश के लिए जरूरी नहीं है? जीडीपी आज कितनी है? जीडीपी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 7.8 के हिसाब से ग्रो करती थी, आज आपके टाइम पे 5.8% के हिसाब से ग्रो कर रही है, और फिर भी आपसे विपक्ष सवाल ना करे। और अगर सवाल करें तो आप फिर उस पर कहते हैं कि मुद्दे नहीं है। तो और कौन से मुद्दे लाएंगे हम आप लोगों के सामने, वो तो बताइए। दूसरी बात जो आपने कहा कि मंत्री जयशंकर साहब हैं, जयशंकर साहब, आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रंप साहब की जब ताजपोशी होनी थी तो उससे 2 हफ्ता पहले से जयशंकर साहब वहां पे मौजूद थे। भाई आप सफाई में आप कुछ भी कहते रहे कि हम 2 हफ्ते से ये मीटिंग में थे, वो मीटिंग में थे, आज से पहले कौन एक भी देश का कोई भी मंत्री वहां किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ताजपोशी से पहले 2 हफ्ता पहले वहां जाके बैठा हुआ हो? कभी ऐसा नहीं हुआ है देश में, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और ये सारी बातें राहुल जी ने उठाई हैं, और ये बिल्कुल सही बात उठाई है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इस तरह की नौबत आई। और ये तो जग जाहिर है, आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे कोरोना के टाइम पे, आपने ट्रंप को जिताने के लिए यहाँ आपके समर्थकों ने हवन तक किए हैं। क्या हुआ? आप विश्व गुरु बताते हैं, क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री को न्योता तक नहीं दिया, जबकि देश के दुश्मन चीन को खुद फोन करके बुलाया वहां पर अपनी ताजपोशी में ट्रंप ने। तो इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आती, नहीं दिखता कि भाई आपने जो विदेशी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें कितना बड़ा डेंट डाल दिया आपने 11 साल में। ठीक है मोहम्मद वसीम जी, मैं जवाब लूंगी। एक सेकंड रमाकांत जी, अरविंद वस्त जी कुछ कह रहे थे, शायद आप जीडीपी पे बात निकली थी तो आपने कुछ कहने की कोशिश की। हाँ बताइए। मैं बोलना चाहूंगा कि शायद जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो इररेशनल कंपैरिजन कर रहे हैं। बीच में 2000 से कोरोना आया, 2-3 साल में वर्ल्ड इकोनॉमीज कहां चली गई, उसको देखे बगैर यदि आप डेटा कंपेयर करेंगे तो वो टोटली इनकरेक्ट होगा। पॉलिटिकली ये लोग आपस में बात करें, लेकिन मेरे अरविंद जी 2008 में रिसेशन भी आया था, आपको मालूम होना चाहिए। 2008 में रिसेशन भी आया था, आर्थिक विश्व में। आप बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला था, मेरे को बोलने दीजिए। आपने बात बोली तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कोरोना को दिखा रहे हैं तो 2008 की आपको आर्थिक मंदी को भी बोलना चाहिए। इट्स एन अनवांटेड शाउटिंग। No, it's not unwanted shouting. It's just a clarification in between. That's it. मैं बात तो खत्म करने दो ना, उसके बाद बोलो। ठीक है, प्लीज एक सेकंड रुकिए मोहम्मद वसीम जी, प्लीज एक सेकंड, रिक्वेस्ट है। तो ये एक इनकरेक्ट कंपैरिजन है। 2008 का जो आया था इकोनॉमिक डाउनफॉल आया था, उसमें इंडिया सबसे कम टच हुआ था। मैं बैंकर था, मुझे अच्छी तरह पता है वर्ल्ड के अंदर यूएस की इकोनॉमी शटर हो गई थी, तो हमारी ग्रोथ उस समय भी ठीक थी। आज भी वर्ल्ड के हिसाब से हम लोग बहुत तेज ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाँ उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें कोई डिनाई नहीं है, लेकिन कोरोना ने कितने देश खत्म कर दिए, इकोनॉमीज को कहाँ लाके छोड़ दिया है। अब रही बात राजनीतिक, तो वो आपस में ये लोग डिस्कस करें। बिल्कुल, देखिए वो तो होगा, जहां बजट आया है इकोनॉमी को लेकर कंपेयर करेंगे तो उतार चढ़ाव बने रहेंगे, सब कुछ एकदम तेजी से ऊपर नहीं बढ़ जाएगा ना एकदम तेजी से डाउन होगा। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। बिल्कुल राखी जी, देखिए इन्होंने कहा जो कि कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं जो कि हमारे पास इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो कहते हैं सार्थक मुद्दे नहीं है। अरे भाई साहब, मैं कहां कह रहा हूं, आप इस तरह के मुद्दे उठाइए, बिल्कुल सार्थक मुद्दे हैं ये, लेकिन जब हम जवाब देते हैं तो आप सदन छोड़ करके नहीं जाइए, नहीं तो भगोड़े साबित करेंगे आप। जब आप प्रश्न करते हैं तो हम जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब आप भाग जाते हैं सदन से तो ये भगोड़े होते हैं। ऐसे नेता को, ऐसे रिप्रेजेंटेटर को सदन में क्या रहने के लायक है? वो नहीं रहने के लायक है। मैं राखी जी इतना कहना चाहता हूं, मेरा मकसद यही है जो कि आप देश के गरीबी के ऊपर में, रोजगार के ऊपर में, शिक्षा के ऊपर में, स्वास्थ्य के ऊपर में चर्चा करिए,
सदन में चर्चा करिए, क्योंकि वही एक पटल है जहां पर मुझे लगता है देश का हर एक ध्यान केंद्र बिंदु होता है और निश्चित तौर पर वहां पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब आप मुद्दे उठाते हैं तो आप, जब हम जवाब देते हैं तो आप यहाँ पर सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, यहाँ आकर के प्रॉमिस करिए इस टैक्स के माध्यम से, जो कि हाँ हम ऐसे भगोड़े साबित नहीं होंगे, तब जाकर के सार्थक। आप यही बता दीजिए ना, आप बताइए कि रुपया 87 के पार कैसे चला गया, आप यही बता दीजिए। चलिए सदन तो छोड़ दीजिए, वो तो बड़े लोगों की बात है, आप बताइए। मैं मेरे मित्र, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का 2013 का बयान था ना कि जब जिस देश का रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है, तो आप बताइए कि देश 87 रुपए से ऊपर क्यों रुपया चला गया है। महानुभाव, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको ही पूछना चाहता हूं, एक चीज बताइए, देश के अंदर में रोजगार है या नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे लगता है, बताइए तो फिर ये एनसीएस पोर्टल क्या होता है? क्या कभी आपने स्टडी करके आए हैं कभी? जो एनसीएस पोर्टल पर भी जो है सो वहां पर जॉब ओरिएंटेड होता है, वहां पे क्या आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बेरोजगारी का आलम देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा आपके काल में ही है, और ये डेटा भी आप ही का ही है। नहीं, सुन लीजिए, हमारे समय में सोना गिरवी नहीं रखा गया था, हमारे समय में सोना गिरवी नहीं रखा गया है। 2 टुकड़े भी नहीं किए गए थे हमारे समय में, पाकिस्तान में 2 टुकड़े भी नहीं किए गए थे। हमारे सामने सोना गिरवी झेले थे, ये आपको पता होना चाहिए। अरे आपको पता होना चाहिए, जो हमारे सामने सोना गिरवी नहीं रखा गया है, आप लोगों ने सोना को गिरवी रखा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या ये सदन का मुद्दा था आज? ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े या सोना गिरवी, क्या ये सदन का मुद्दा था? मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन बातों पर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो सदन में हंगामा हुआ है, जिन मुद्दों पर रखा गया, उस पर आके बात करिए। अमृतकाल तो है, लेकिन आपके समय में सोना को गिरवी रख दिया गया था। ठीक है रमाकांत जी, मोहम्मद वसीम जी, प्लीज 1 मिनट रुकिए, प्लीज 1 सेकंड, उसका भी जवाब दीजिए। सोना कैसे गिरवी रख दिया आपने? देश का सोना गिरवी रख दिया था। ठीक है रमाकांत जी, 1 सेकंड, ठीक है रमाकांत जी, 1 सेकंड रुकिए। आपको 1993 और 94 में जाना पड़ेगा और मनमोहन सिंह जी को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी। छोड़ दीजिए, उनका नाम इसलिए नहीं लीजिए कि वो दिवंगत हो चुके हैं। सवाल पूछा, वो दिवंगत हो चुके हैं, उनका नाम मत लीजिए। लेकिन नहीं, आप लोगों ने देश को जिस तरह से। चलिए, मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप दोनों के पास, प्लीज ऐसे मत करिए, ये कोई अच्छी बहस नहीं हो रही है, इस तरह से झगड़ा मत करिए, बाकी मेहमानों को बोलने दीजिएगा प्लीज। डीपी यादव जी अपना पक्ष रखिए प्लीज, ठीक है। मोहम्मद वसीम जी 1 सेकंड, रमाकांत जी प्लीज रुक जाइए। डीपी यादव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे राखी जी यहाँ पर, शायद उनको पता नहीं है। वो कह रहे थे कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि इस समय लोग अपनी जमीन जायदाद और सोने भी गिरवी रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास कमाई नहीं है। गलत स्टेटमेंट नहीं रखिए। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग आज सोना गिरवी और जायदाद गिरवी का विषय नहीं है मेरा, प्लीज मत बोलिए, मत बोलिए ना। सदन में इस सोना होना की कोई बात नहीं हुई है, सदन में जो बात हुई है, जो मुद्दे हैं, उस पर बात कर लीजिए आप लोग। चिल्लाने के अलावा बता दीजिए पहले, ये कहाँ पे है भाई, से आप कहाँ पे है? ठीक है रमाकांत जी 1 मिनट रुकिए। रमाकांत जी, डीपी यादव जी सदन के मुख्य मुद्दों पर बात करिए प्लीज, मुझे लगता है सदन के मुख्य मुद्दों पर बात करें। जमीनी हकीकत पता नहीं है, और इनको शायद ये पता नहीं है कि आज इस समय देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे बड़े कर्जे के दौर से गुजर रहा है। मेरे भाई, आपको नहीं पता है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत हमारे पास कर्ज होने जा रहा है? लगभग 100% जीडीपी का हमने कर्ज ले लिया है। यहाँ बैंकर बैठे हुए हैं, बताएंगे। ये जो बड़ी जो देश हित की बातें होती है ना, ये बैंकर लोग भी उसको छुपा देते हैं, वो उसको नहीं बताएंगे, केवल इधर। वेरी गुड, वेरी गुड। डायरेक्ट मेरे पे डीपी यादव जी को क्यों छुपाएंगे? मुझे नहीं लगता उनका कोई पर्सनल लुकआउट है उन चीजों से। वेरी गुड। इनसे ये सवाल पूछिए, 2011 में जनगणना हुई थी, 2025 चल रहा है, क्या जनगणना के बिना, देश की वास्तविक स्थिति जाने बिना देश की कार्य योजना बन सकती है? क्यों नहीं प्रावधान किया बजट में जनगणना कराने के लिए? एक बार नाम लिया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जनगणना कब होगी? 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी। कोरोना काल में ही तमाम देशों ने जनगणना करा लिया, लेकिन भारतवर्ष जनगणना नहीं कराएगा क्या? अगर आपके पास वास्तविक स्थिति नहीं है कि देश में कितने लोग रह रहे हैं, तो कैसे आप कार्य योजना बनाएंगे? ये बताइए। आप बताएंगे? बैंकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, नहीं बता पाएंगे ना।
बैंकर शायद जनगणना में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन नहीं तो आप उस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे देश को लेना देना है। आपको तो केवल नोट गिनना है, बात तो सुन लो, सुनना है आपको तो। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर से सारी चीजें एक रिलेट होके निकलती हैं, तो जीडीपी और इकोनॉमी की दृष्टि से उन्होंने यदि अपना पक्ष रखा है तो वो उनका मत है। मुझे जानकारी तो आप शोर मत मचाइए इस पॉइंट पे। अरविंद जी, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं, आप बैंकर रहे, लेकिन जो देश के मूलभूत मुद्दे हैं, जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए तो शायद आप अच्छी तरह से डिबेट कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि सरकार के साथ आप लोग खड़े रहते हैं, सरकार के पक्ष में बातें करते हैं, कसीदे करते हैं, और जब आम जनता की बात आती है यादव जी, थोड़ा सा मैं रोकूंगी, मैं इसलिए रोकूंगी क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अप एंड डाउन्स भी होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब ग्रो ही कर जाएगा और सब ग्रोथ ही हो रही है, उन्होंने ये नहीं कहा है, तो हमें इस चीज को मानना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने कहा इसलिए मैं कहूंगी, तो यदि वो सरकार का ही साइड लेके बात कर रहे होते तो वो तो जीडीपी को न जाने कहां पहुंचा देते। आप सोचिए, वो तो बोल सकते हैं पर उन्होंने नहीं कहा है। एग्जैक्टली यही मैं बताना चाह रहा था। नहीं तो इनसे पूछिए कि इस समय देश का कर्जा कितना है, आप पूछिए इनसे कि वो दे रहे हैं जवाब, एक मिनट रुकिए, दे रहे हैं जवाब। इंडिया वर्ल्ड में काफी नीचे है इकोनॉमी जो लोन पे चलती है, हाईएस्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अपने देश के ऊपर कितना है, हमारे देश के ऊपर कितना है, आप ये बताइए ना। जीडीपी का कितना प्रतिशत कर्ज होने जा रहा है? देश का 60% से कम होता है तो वो एक्सेप्टेबल नॉर्म है। हमारा जो है 56 से 58% के बीच में है, यूएसए 98% पर है। इतनी बड़ी पावरफुल इकोनॉमी, 27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हम जो है अभी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं पार हुए। तो प्लीज, रही बात इसकी, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मिलकर चले, ढंग की बात करें, समझदारी से बात करें दोनों पक्ष, तो बहुत अच्छा रहेगा। खाली मुद्दे उठा के यूएस की पर कैपिटल इनकम का भी आप अगर उल्लेख करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आपने अगर पर कैपिटल इनकम की भी बात करें और तो आप बार-बार मैं एक चीज में इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप बार-बार एक चीज, सर एक सेकेंड, आप बार-बार कह रहे हैं मैं बैंकर हूं, तो मैं भी आपको थोड़ा बता दूं, आई वाज आल्सो अ बैंकर एंड आई वर्कड इन 6 कंट्रीज, और मैं बैंकिंग सेक्टर से ही हूं। तो ये मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि यूएस पे 98% है, तो उनका पर कैपिटल इनकम भी बताइए प्लीज। मैं बता रहा हूँ, उनका पर कैपिटल इनकम 75 to 80,000 के बीच में है यूएसडी, बट एवरेज इनकम उनकी अभी भी 40,000 है। वो रिचीज की वजह से आती है, हमारी $3,000 से कम है। क्यों? इसलिए नहीं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ एक्सट्रीमली लो सैलरीज हैं, और ये कंसेप्ट हमारा ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। किसी भी गवर्नमेंट ने सैलरी इंक्रीज के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप यदि यूरोपियन कंट्रीज की उठाओगे तो बहुत ज्यादा पर कैपिटा इनकम मिलेगी। ठीक है, सैलरी इंक्रीज कैसे होगी आप बताइए? 15,000 करोड़ कुंभ के मेले में घोटाला हो जाता है, तो कैसे सैलरी आप बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ा सकते हैं ना, घोटाले तो घोटाले। सर अभी तो घोटाले की फिर वो सवाल आ जाएगा जांच पे। अब वो एक क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, बैंकर है, वो कहाँ घोटाले का आंकड़ा आपको देंगे, वो राजनीतिक रूप से नहीं बोलेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये मैटर ऑफ सब्जेक्ट बन गया है पढ़ने के लिए। आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा इस समय कुंभ, लेकिन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में, अभी इंडिया में नहीं आया, इट हैज बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इतना बड़ा। it was also in past 2013 का कुंभ भी था, ऐसा नहीं है कि यही कुंभ केवल हो रहा है। 2013 का भी कुंभ था, तमाम देशों की यूनिवर्सिटी में इसका अध्ययन हुआ था, रिसर्च हुआ था। ये जब तक इस चीज से नहीं निकलेंगे ना कि हमें सिर्फ टांग लेग पुलिंग समझते हैं, बस वही करना है पक्ष विपक्ष को। मैं कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं बार बार उस मुद्दे पे आ रही हूँ जिन मुद्दों पे बात करिए। बजट में प्रॉब्लम है, बिल्कुल अपनी बात रखिए। कुंभ में आंकड़े चाहिए, बिल्कुल अपने सवाल दागिए, लेकिन सुनना भी तो, समझना भी तो पड़ेगा ना कि उसके जवाब क्या आ रहे हैं। ठीक है जावेद जी, अपनी बात रखिएगा। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निर्मला सीतारमन ने पॉपकॉर्न पे भी टैक्स लगा दिया। बताओ, ये तो हद हो गई कि नॉन ब्रांड पे 5%, ब्रांड पे 12% और कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18%। बताओ ये इंसान जिएगा कैसे? गरीब आदमी जाएगा कहाँ पे? और यूएस में जॉब करते हैं, इंडिया से 32% ज्यादा उनकी कमाई है, और वहां पे यूएस के अंदर पेट्रोल और डीजल कितना सस्ता है और इंडिया में कितना महंगा है। आम आदमी को तो बिल्कुल निचोड़ लिया गया है कि इतना पेट्रोल और डीजल के दामों में। इसके अलावा हालत तो इतनी बुरी हो चुकी है हिंदुस्तान की, गंदा पानी और गंदी हवा के अंदर रहने पे मजबूर है, और महंगाई से और दवा चला जा रहा है। मैं बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस पे वो वर्क क्यों नहीं करते?
गंदा पानी को क्यों नहीं खत्म करते, साफ पानी दे और पोल्यूशन मुक्त भारत कर। सर मुझे थोड़ा गंदा पानी डिफाइन करेंगे कहां पर, क्योंकि इस समय तो मैं गंदा पानी की राजनीति दिल्ली में देख रही हूँ सर, जो सबसे ज्यादा चर्चित है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जवाब देना नहीं किसी राज्य में हो रहा है। देखिए मैं जवाब देना चाहूँ। हाँ एक सेकंड रमाकांत जी, मैं जावेद जी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। मुझे ये बताइए कि सिर्फ बजट, महंगाई, रोजगार और तमाम चीजें जो आज बोली गई, मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए गए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे भी सवाल उठाए गए हैं, उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ सुना था जब ये बजट का अभिभाषण आया था, उन सबसे भी आपको भी दिक्कत है जिस तरह से तमाम प्रतिक्रिया आई थी? मुझे देखो, मैं कौन होता हूँ, पूरे देश को दिक्कत है, तभी देशवासियों ने ये उनका नाम चला रखा है। नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश को दिक्कत नहीं है सर, विपक्ष को दिक्कत हुई थी, उनकी प्रतिक्रिया आई थी। नहीं, मैं इनकी सीतारमण जी की बात कर रहा हूँ। इन्हें वसूली टाइप के नाम से कर रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बजट इस तरह के लाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। ठीक है, चलिए। हाँ रमाकांत जी कुछ आंसर कर रहे थे, प्लीज बोलिएगा। हाँ राखी जी, आपने कहा जो कि निश्चित तौर पर जो दिल्ली में जो गंदे पानी के मुद्दे हैं वो ज्यादा अभी कारगर हो रहे हैं और काम में आ रहे हैं। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर में एक शब्द नहीं बोल सकते, ये इनकी हिम्मत नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने भी कैंडिडेट खड़ा करके रखा है, ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों को। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अब वही है ना, दर्द होने लगता है ना आप लोगों को। अभी थोड़ा सा बस दबाता हूँ, दर्द होने लगता है। दर्द नहीं होना चाहिए भाई, अरे दर्द नहीं होना चाहिए ना। अरे मैं थोड़ा बस दबाता हूँ, दर्द होने लगा आपको दर्द क्यों होता है? मैं तो मुद्दे ही रख रहा हूँ भाई, मैं तो विषय रख रहा हूँ। आपने भी दंगाइयों को टिकट दिया है, ताहिर हुसैन जैसे दंगाई को, तो उसको भी आपने टिकट दिया है। तो आप विषय रखना चाहते हैं, गरीबों के लिए लड़ना चाहते हैं। गरीबों के लिए लड़ने वाला ये मुखौटा छोड़िए। दंगाइयों को टिकट देकर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया है, उसको पर डे उसको अपनी सिक्योरिटी 2.5 लाख रुपए उसको जमा सुप्रीम कोर्ट से रखिए करने पड़ रहे हैं। ऐसे दंगाइयों को टिकट दे करके आप समाज की बात करेंगे? आप समाज करेंगे आप? नहीं, आप गरीबों की बात करेंगे, आप समाज की बात करेंगे। दंगाइयों को टिकट दे करके मुझे लगता है और यहाँ जब कोई सत्र होता है, ये बस सच है, वो हंगामेदार ना हो तो फिर बात नहीं बनती है। ये बात तो सही मुझे सार्थक नजर आ रही है। लेकिन मुझे एक बात और दिख रही है कि यदि बजट पर या मुझे लगता है सदन के मुद्दों पर हम बात कर रहे हो तो यहाँ पे भी मुझे लगता है एक शांति से चर्चा नहीं हो सकती, झगड़ा होना स्वाभाविक है। देखिए पक्ष विपक्ष हैं, आप लोग नोक झोंक कर सकते हैं, किसको क्या मिल रहा है टिकट, किसकी क्या राजनीति है, दिल्ली इलेक्शन है, सारी चीजें ठीक है। लेकिन मैं सदन पर फोकस इसलिए डालती हूँ, एक एक दिन बहुत कीमती होता है। मैं इसकी बहुत गहराई से सदन के एक एक दिन के खर्चे पे भी बात कर चुकी हूँ। लोगों की जो मेहनत है ना, लोगों का जो टैक्स का पैसा होता है, वो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सदन का। यदि ऐसे ही चीजें निकलती चली जाएंगी तो सार्थक चर्चा नहीं होगी। तो ये तो आप जैसे दिग्गजों को ही समझना है, वहां आम पब्लिक थोड़ी है सदन के अंदर, तो वो आप लोगों को ही समझ के उन मुद्दों पर अच्छी बहस करनी है जो होती नहीं है। ठीक है रमाकांत जी, कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। देखिए राखी जी, मैं यही चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप सार्थक मुद्दे लेकर के, मैं तो फिर कह रहा हूं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सदन के अंदर में, एक दिन का सदन चलता है, आप मानसून सत्र को ऐसे ही आप वॉकआउट करके निकल जाते हैं। जब सरकार को जवाब देने का समय आता है राखी जी, ये लोग भाग खड़े होते हैं वहां से। ये क्यों? ये कौन सा सिस्टम है? आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छी बात है, आपने जनता के मुद्दे आपने सदन में उठाए आपने, लेकिन जब हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, आप देखेंगे, आप प्रधानमंत्री जी जब इसका जवाब देंगे तो ये लोग सदन को वॉकआउट कर देंगे। ये कौन सा सिस्टम है? मुझे नहीं लगता क्योंकि इस तरह से आपको कोई भी समस्या का हल होगा। ठीक है, आप यहाँ पर जरूर मेरे से जरूर झगड़ा करिए, आप मेरे से बिल्कुल बहस करिए, आप विषय रखिए, मेरे से लड़िए, लेकिन इससे क्या होगा? इससे यही होगा जो कि बस 45 मिनट बीतेगा, 50 मिनट बीतेगा, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन सार्थक मुद्दे सदन के अंदर में ही उठाए जाते हैं, और जब हम आप प्रश्न करते हैं तो जवाब भी सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है मोहम्मद वसीम जी। देखिए, अगर आप सार्थक मुद्दों पर सही जवाब देंगे तो जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर आप 11 साल से वही जुमले
वही झुंझुना आप बार बार उसी को नए नए शब्दों में उसको आप घुमा घुमा के बोलते रहेंगे, टहलाते रहेंगे। जुमला कहते हैं, हमारे जुमला कहते हैं। आप मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पाए, आप मेरी एक बात का जवाब नहीं दे पाए, आपने दुनिया की बातें कर ली कहते हैं, लेकिन फिर आप जो है कहते हैं कि सार्थक मुद्दों पर बात नहीं करते। आपसे मैंने एक छोटा सवाल किया था, रुपया 87 से ऊपर कैसे चला गया, आपने जवाब नहीं दिया। आपका भी तो जुमला हो गया, आपने प्रश्न किया, आपका भी जुमला हो गया। फिर सार्थक मुद्दे के ऊपर में चर्चा हुई का? विपक्ष है, हमारा तो काम है सवाल करना, हम तो जनता के मुद्दे उठाएंगे ना भाई, आपसे ही तो करेंगे। अच्छे दिन के बाद किसने करे, अच्छे दिन आएंगे, कोई बात नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महिलाओं के लिए हम ये कर देंगे, ये सब बातें, ये सब किसके जुमले थे? ये जुमले आप ही के थे, तो आपसे ही सवाल होंगे। चलिए, लेकिन आप मुझे लगता है एक मौका विपक्ष के पास था तमाम मुद्दों को लेकर सवाल, क्योंकि विपक्ष है वो कर सकते हैं, सरकार को जवाब देना है। वो जब जवाब आने शुरू होंगे तो उसको किस तरह से सुना जाएगा, ये भी तस्वीरें हमारे और आपके सामने आएंगे। लेकिन एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अरविंद वस्त जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, क्योंकि समय हो गया है। मुझे लगता है ये जो सत्र का हंगामा है और ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, विपक्ष है उनका जायज है, उनका अधिकार है, जवाब तलब में कितनी बहस होगी, लेकिन ये जो हम सत्र देखते हैं ना सार्थक चर्चा वाला, सर मुझे तो नहीं दिखता, मुझे इतनी चीजों के बाद भी नहीं दिखता कि कोई एक दूसरे को सुनने की इच्छा शक्ति वहां रखता है सदन के अंदर। देखिए, जो आपने लास्ट में लाइन बोली वो ही मूल मुद्दा है। विपक्ष को समझदारी से मुद्दे उठाने हैं, गवर्नमेंट को जवाब देना है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की बात सुननी है और देश हित में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। एक पैरेलल लाइन की तरह ना चलते हुए क्रॉसिंग पे आके कुछ रिजोल्यूशंस निकालने हैं, जो पिछले बहुत समय से ये मिसिंग है। और यही कारण है कि दोनों अपनी अपनी बात बोलते रहते हैं, सुनता कोई भी नहीं। बिल्कुल, चलिए, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो सही है कि सदन में ये जो सियासत है या सियासत की जो तस्वीरें हैं या जो ये रंग देखने को मिले हैं, वाकई में ये कितने और परवान चढ़ेंगे। ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने आज सत्ता पक्ष पर सवाल दागे हैं, जिनका जवाब भी बहुत जल्दी आएगा, और जिन बातों पर जवाब आया है उसको लेकर भी एक तकरार तेज नजर आई है। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।